ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के चयन में आई गिरावट और उसके उपायों पर आधारित है। वीडियो में आईएएस व स्टेट पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। हिंदी माध्यम के रिजल्ट को सुधारने के लिए शुरू हो रहा ध्येय आईएएस का नया कार्यक्रम कितना मददगार हो सकता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताया गया है। नमस्कार। ध्येय आईएएस आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक विशेष पहल शुरू करने जा रहा है। लेकिन आखिर यह कार्यक्रम है क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन पर चर्चा करें उसके पहले एक प्रश्न जो शायद हम सभी के लिए पिछले कुछ वर्षों से यक्ष प्रश्न बन चुका है, और वो यह है कि आखिर हिंदी माध्यम के परिणाम में लगातार आ रही गिरावट की वजह क्या है। प्रश्न यह भी है कि क्या यह स्थिति बदली जा सकती है। ऐसा इसलिए कह रहा क्योंकि एक मानसिक पराजय जैसी स्थिति हिंदी माध्यम में बन गई है, या यूं कहें कि बना दी गई है, जहां स्टूडेंट्स को खुद की सफलता पर भरोसा नहीं रह गया है। जबकि हिंदी माध्यम का एक दौर वह भी था जब टॉप 10 में कोई न कोई हिंदी माध्यम का टॉपर रहता था, जब परिणाम दहाई में नहीं बल्कि सैकड़ों में होते थे। पर 2011 में प्रारंभिक और 2013 में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में आए बदलाव के बाद परिणाम अप्रत्याशित रूप में लगभग नगण्य से हो गए। फिर बाजार का निष्कर्ष आया कि नए बदलावों के अनुरूप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी फिट ही नहीं हो रहे। बोला गया हिंदी माध्यम में मटेरियल की कमी है। फिर क्या था, मटेरियल की भरमार आ गई। वीडियो पर वीडियो यूट्यूब पर बन गए, और निष्कर्ष इसके बावजूद फिर भी ढाक के पात ही रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दृष्टिकोण के मूल में ही भूल थी, क्योंकि असल में यह समस्या प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर ही शुरू हो जाती है। अगर आंकड़ों की बात करूं तो 2014 के पहले हिंदी माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की दर लगभग 45% थी, जो आज महज 10 से 12% रह गई है। यानी अगर 10,000 स्टूडेंट्स मेंस दे रहे हैं तो उसमें से केवल 1,000 स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम से हैं। लबासना की रिपोर्ट, जहां पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है, उसके अनुसार 2018 में 370 आईएएस ट्रेनी अधिकारियों में महज 8 लोगों का माध्यम हिंदी था। 2017 में 369 में मात्र 15, 2016 में 377 में मात्र 13, 2015 में 350 में महज 15 और 2014 में 284 में से मात्र 6 हिंदी माध्यम के थे। यह तो सामान्य समझ की बात है कि जब प्रारंभिक परीक्षा में ही हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को सफलता नहीं मिलेगी तो फिर मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार या अंतिम परिणाम में उनकी स्थिति की बात करना ही बेमानी है। सवाल वही है, आखिर ऐसा क्यों है। इन्हीं संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ध्येय आईएएस एक नवाचारी कार्यक्रम और समाधान के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। आज के इस चर्चा में हम समझेंगे कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में हिंदी माध्यम रणनीतिक रूप में कहां गलती कर रहा है, और इस स्थिति को बदलने में हमारा नया कार्यक्रम कहां तक कारगर होने वाला है। पहली बात तो यह है कि प्रश्नों की लगातार प्रकृति बदल रही है। किसी वर्ष परंपरागत प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं तो किसी वर्ष करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ती जा रही है। कभी राज व्यवस्था के खंड से प्रश्न अधिक हैं तो कभी इतिहास या भूगोल से। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार 2015-16 में करंट अफेयर से सीधे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लगभग 30 थी, वहीं 2020 और 21 में इस खंड से पूछे गए प्रश्नों की संख्या लगातार कम होती गई। इसी तरीके से अन्य विषयों के संबंध में भी आप देख सकते हैं। यानी चयनित पढ़ाई का दौर अब नहीं है। किसी खंड पर अधिक बल देना या किसी को बिल्कुल उपेक्षित कर देना, यह सही रणनीति नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तैयारी के शुरुआत में ही या तैयारी के बीच में ही पूरी तैयारी किए बिना जल्दबाजी में एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। यह स्थिति आपको चयनित अध्ययन के लिए मजबूर कर देती है, और यह आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। दूसरा, सामान्य अध्ययन की अगर बात की जाए तो कुल 100 प्रश्नों में लगभग 30 से 35 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य स्तर की तैयारी से किए जा सकते हैं, जबकि 30 से 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां कंफ्यूजन बहुत होता है। मतलब कि आपको हो सकता है कि कोई एक तथ्य मालूम है पर प्रश्न का दूसरा तथ्य, दूसरा भाग नहीं मालूम है। और तीसरे किस्म के वे प्रश्न होते हैं, 20 से 25 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप दुर्लभतम प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी जिन्हें हो सकता है कि आप एग्जाम हॉल में पहली बार सुन रहे हो। तो तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए? तैयारी की रणनीति सिंपली ये होनी चाहिए कि आसान प्रश्नों में मानवीय त्रुटि न हो, कंफ्यूजन वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, और रेयरेस्ट रेयर क्वेश्चन को लेकर कूल रहें। पर होता उल्टा है।
जो सबसे कठिन प्रश्न होते हैं उन्हीं को लेकर पूरी रणनीति बनाई जा रही है, और इससे जहां आप मजबूत रहते हैं वह बैटलफील्ड भी आप हार रहे होते हैं। तीसरा, हिंदी माध्यम की सफलता में एक बड़ी बाधा प्री एग्जाम का दूसरा पेपर यानी सीसैट भी है, जहां अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स कैजुअल बिहेवियर के कारण ध्यान नहीं दे रहे और अंतिम परिणाम से बाहर हो रहे हैं। यहां पर आपको सोचने की जरूरत है। फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में कोई भविष्यवाणी संभव हो सकती है या नहीं, मतलब क्या कोई निश्चित रणनीति हो सकती है या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, यह संभव है। आप अपने अध्ययन को बिल्कुल एक नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको विगत वर्ष के प्रश्नों की सटीक ट्रेंड एनालिसिस करनी होगी। आइए देखते हैं, अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो इससे आपको लाभ क्या मिलता है। पहला, प्रश्नों की भाषा आपको बताती है कि किसी विषय से जुड़े अन्य संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। जैसे अब अगर इस प्रश्न को आप देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि संघीय व्यवस्था की विशेषता से जुड़ा हुआ यह प्रश्न पूछा गया है। अब अगर संघीय व्यवस्था की विशेषता से जुड़ा प्रश्न पूछा गया है तो फिर भारत की संसदीय व्यवस्था की विशेषता से जुड़ा प्रश्न भी तो पूछा जा सकता है। यहां की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता से जुड़े प्रश्न भी तो आ सकते हैं। यानी अब पढ़ने के दौरान प्रश्नों की भाषा के अनुरूप अध्ययन सामग्री को पढ़ना होगा, तब आप अनुमान लगा पाएंगे कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, कौन सा अध्ययन तथ्य आपको पढ़ना होगा। दूसरा, कौन से खंड आयोग के लिए निरंतर महत्वपूर्ण है और कौन सी नई प्रवृत्तियां हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे आप सभी लोगों को यह मालूम है कि आईएएस की प्री परीक्षा के साथ ही आईएफएस की परीक्षा भी होती है। प्रश्न पत्र एक ही होने के कारण स्वाभाविक है कि पर्यावरण से जुड़े प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। इसी तरह जो तकनीकी प्रकृति के विषय है वहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप में आपको इस पर ध्यान देना होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए 2021 के प्रश्न को अगर हम देखें राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ, तो एक नया ट्रेंड दिखा। पहली बार साल भर चर्चित रही विधिक धारणाओं से बार बार प्रश्न पूछा गया। आप देख सकते हैं कि न्यायिक हिरासत से जुड़ा प्रश्न पूछा गया, इसी तरह पैरोल से भी जुड़ा प्रश्न पूछा गया। तो ये एक नया ट्रेंड है, और अगर यह ट्रेंड है तो आने वाले वर्षों में ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। अब अगर आप सतर्क हैं तो इस वर्ष आप पहले से ही तैयार रहेंगे ऐसे प्रश्नों को देखकर। प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्नों को वर्गीकृत भी कर सकते हैं। जैसे अगर 3 तरीके से मैं प्रश्नों को वर्गीकृत करूं तो पहला, शब्दावलियों से जुड़े प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। कोई भी खंड हो, चाहे वह पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी खंड हो, शब्दावलियों से, टर्मिनोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वहां आपकी अवधारणात्मक समझ को देखा जा रहा है, जांच किया जा रहा है। आप देखिए यह प्रश्न राज्य शब्द की परिभाषा से जुड़ा यह प्रश्न पूछा गया है। अब इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखिए, ब्लू कार्बन क्या है। अब इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यह सैंपल प्रश्न है और ऐसे तमाम प्रश्न मैं आपको बता सकता हूं जहां से यह इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे समानता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, अधिकार से आप क्या समझते हैं, रेपो रेट से आप क्या समझते हैं, ऐसे तमाम प्रश्न पूछे गए। दूसरे किस्म के वे प्रश्न हैं जो सूचनात्मक या तथ्यात्मक प्रश्न है, जहां आपकी स्मृति परीक्षण होती है और ऐसे प्रश्नों की अच्छी खासी संख्या पूछी जा रही है। यानी आईएएस का मतलब यह मत समझिएगा कि अच्छा कंसेप्ट है तो प्री निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसी तरह प्रश्न पूछा गया कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र में कौन सी नदियां मिलती हैं, तो यह सूचनात्मक प्रश्न है। और इसलिए आपको एक बात समझना होगा, अक्सर यह समझा जाता है कि आईएएस परीक्षा बिल्कुल भौकाली परीक्षा है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन क्या ही पूछे जाते होंगे, पर ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करिए। और सब तो छोड़िए, 2021 में तो खेल खंड से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए, जिन्हें अक्सर पीसीएस के प्रश्न माना जाता है। आप देखिए प्रश्न 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखिए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में प्रश्न पूछा गया। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और कई बार आपको इस तरीके के इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन को लेकर अपने को प्रिपेयर्ड करना होगा। तीसरे किस्म के वे प्रश्न होते हैं जो व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं। यानी आप किसी अवधारणा को समझ तो रहे हैं, पर क्या उसके प्रभाव, परिणाम उनको भी समझ रहे हैं या नहीं। अब जैसे यह प्रश्न है, आर्थिक मंदी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न में सिंपली यह नहीं पूछा गया कि आर्थिक मंदी क्या है, बल्कि यहां यह पूछा गया है कि आर्थिक मंदी के समय कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए।
और इस प्रश्न का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आर्थिक मंदी के प्रभाव और परिणाम को आप जान रहे हो। अब इन सब चीजों को देखते हुए आखिर ध्येय आईएएस की नई पहल क्या है और हम इस प्रोग्राम में आपको क्या ऑफर करने वाले हैं। पिछले कई वर्षों के प्रश्नों के ट्रेंड एनालिसिस से यह स्पष्ट है कि अब प्रश्न को केवल परंपरागत या करंट अफेयर्स के रूप में नहीं बांटा जा सकता, बल्कि इन्हें इंटीग्रेटेड रूप में देखना होगा। अमूमन आप मानते हैं कि ट्रेडिशनल टॉपिक अलग से पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर्स अलग से, क्योंकि आपको लगता है कि करंट अफेयर्स तो एक अलग सब्जेक्ट है, कि वहां पर आपको करंट अफेयर्स का मतलब मैगजीन है या आपने जो न्यूज़पेपर से आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आप केवल उन पर फोकस करते हैं। लेकिन ये जो आपका एटीट्यूड है, इससे दो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पहली समस्या तो यह आ रही है कि करंट अफेयर्स को बिल्कुल इंफॉर्मेटिव मान लिया गया है और करंट अफेयर्स के नाम पर कुछ भी पढ़ा जा रहा है। आखिर आप कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि कोई तथ्य इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यह एक अहम सवाल है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बिल्कुल सागर है, तो उस सागर से आप मोती कैसे निकालेंगे? एक तो यह आपको अंदर समझ होनी चाहिए। दूसरी ओर ट्रेडिशनल टॉपिक को पढ़ने के लिए ट्रेडिशनल तरीका अभी भी अपनाया जा रहा है। किताब में लिखी हर चीज पढ़े जा रहे हैं बिना यह समझे कि यह हमारे लिए जरूरी भी है या नहीं। और यही समस्या का समाधान प्रस्तुत करता हुआ हमारा यह कार्यक्रम है। देखिए, यूपीएससी का जो मूल फोकस है वो आपके मेंटल अलर्टनेस और डीप अंडरस्टैंडिंग के स्किल का परीक्षण करना है। वो मीनिंगलेस क्वेश्चन आपसे क्यों ही पूछेंगे? असल में वो देखना चाहते हैं कि आपका अध्ययन कितना अपडेटेड और प्रासंगिक है। और इस बात को हमें समझना है, तो आइए समझते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। देखिए, करंट अफेयर्स का मतलब हम अमूमन इवेंट यानी घटित हुई घटना से समझते हैं, जबकि हमारे लिए करंट अफेयर्स की वह घटना महत्वपूर्ण होती है जिसकी पृष्ठभूमि लगातार कुछ समय से बन रही हो या उससे ही जुड़ी अन्य घटनाएं भी लगातार हो रही हो, और फिर धीरे धीरे वह एक इशू या एक मुद्दा का रूप ले लेता है। जैसे आप इस प्रश्न को यहां पर देखिए। यह प्रश्न संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत करने के संबंध में पूछा गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर यह प्रश्न क्यों पूछा गया होगा, तो आप कहेंगे कि पॉलिटी पढ़ने के दौरान किताबों में संसद के खंड में या राष्ट्रपति की शक्तियों में इसका उल्लेख रहता है, हमने पढ़ा होगा। लेकिन इस प्रश्न को केवल इसलिए नहीं पूछा गया कि यह संविधान में लिखा गया है तो बस पूछ दिया जाए, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार पर यह लगातार आरोप लग रहा है कि सरकार सत्र को आहूत करने में या तो देरी कर रही है या स्थगित कर रही है। 2017 में यह वाकया आया कि जब शीत सत्र को मिड नवंबर में शुरू करना था और देखा गया कि उसे दिसंबर में शुरू किया गया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर राष्ट्रपति सत्र को देर से आहूत कर रहे हैं। कारण यह था कि वह संसद का सामना करने से बच रहे, सरकार अपनी जवाबदेहिता से बच रही। कोविड काल के दौरान भी मानसून सत्र को जब स्थगित किया गया तो विपक्ष ने यही प्रश्न उठाया कि क्या संसद के सत्र को स्थगित इसलिए किया जा रहा है जिससे कि सरकार वह विपक्ष के प्रश्नों से बच सके। अब इसी तरीके से इस प्रश्न को देखिए, यह महाभियोग से जुड़ा हुआ प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया था महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में। लेकिन यह प्रश्न क्यों पूछा गया होगा, पहले इसको समझते हैं। असल में पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने न्यायपालिका की जो स्वच्छ छवि है उस पर बड़े सवाल खड़े किए। जस्टिस गांगुली के खिलाफ मामले आए, जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ मामले आए, सौमित्र सेन के खिलाफ मामले आए, और अंतिम में एक बड़ा मामला आया, वह जस्टिस दीपक मिश्रा के विरुद्ध। हमारे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। यह अलग बात रही कि राज्यसभा के सभापति ने तकनीकी कारणों से उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन न्यायाधीशों के संबंध में लगातार यह प्रश्न बन रहा था कि क्या महाभियोग की प्रक्रिया वह पर्याप्त है न्यायाधीशों को अनुशासित बनाने के लिए। स्वाभाविक बात है कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आखिर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो करंट अफेयर्स को केवल घटना नहीं बल्कि आपको मुद्दों के आधार पर पढ़ना होगा और साथ ही साथ ट्रेडिशनल टॉपिक को समसामयिक मुद्दों से जोड़कर पढ़ना होगा। तब कहीं जाकर आप सही रणनीति इख्तियार कर पाएंगे। हम अपने इस कार्यक्रम के तहत
ट्रेडिशनल टॉपिक जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट आदि से जुड़े समसामयिक मुद्दों को पिक करेंगे। उनसे जुड़े करंट के तथ्यों और मुद्दों पर तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही उनके परंपरागत पक्षों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस तरह हमारा प्रयास यह होगा कि यह महत्वपूर्ण खंड जो शायद आप अपने स्तर पर तैयार नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम तैयार कराएंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में सीसैट की तैयारी भी अलग से कराई जाएगी, जिससे कम समय में आप सीसैट को लेकर भी कॉन्फिडेंट हो सकें। इस कार्यक्रम में इससे जुड़े कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ नियमित मॉक टेस्ट के जरिए प्रश्नों को सॉल्व कराने के दौरान आपकी एक्यूरेसी और कॉमन सेंस को भी बढ़ाने में मदद किया जाएगा। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह है स्टूडेंट से हमारी अपेक्षाएं क्या हैं, आपसे हमारी अपेक्षाएं क्या है। सबसे अहम प्रश्न यह है कि किसी विषय को पढ़ें कैसे और कहां से पढ़ें। यह प्रश्न समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अध्ययन सामग्री की अधिकता ने ऐसा भ्रम पैदा किया है कि रणनीति सटीक बन ही नहीं पा रही। चूंकि आपकी पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व, सोच अलग अलग होती है, तो फिर एक जैसी रणनीति संभव नहीं होती। फिर भी कुछ आधारभूत तथ्य हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो सकती है। जैसे जहां से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि वह है एनसीईआरटी। फिर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो हर विषय से संबंधित रेफरेंस बुक भी होते हैं और क्लास के नोट्स या मटेरियल भी होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान खुद को अधिक भटकाएं ना, यानी बहुत अधिक बाजारू जो किताबें हैं या मटेरियल हैं उनके लिए आप वहां उलझे ना, बल्कि एनसीईआरटी और अच्छे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को आप वहां पर रिकमेंड करें और साथ ही जो क्लास का आपका नोट्स मटेरियल है वो आप देखिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि रिवीजन तभी प्रभावी हो पाएगा जब आप 10 जगहों से न पढ़े हों, बल्कि आपकी अध्ययन सामग्री सारगर्भित और बिल्कुल तय हो। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी परीक्षा हाल में कैसा प्रदर्शन करते हैं, यही तो आपकी सफलता को निर्धारित करता है। अक्सर आप प्रश्नों को कम या अधिक अटेम्प्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से भी कभी कभी नेगेटिव मार्क अधिक हो जाते हैं और कभी इतने कम प्रश्न अटेम्प्ट कर पाते हैं कि वो पर्याप्त नहीं हो पाते। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देना। अमूमन देखा जाता है कि आप मॉक टेस्ट बहुत कम देते हैं, और अगर देते भी हैं तो कई बार आप मॉक टेस्ट को अपना साध्य मान लेते हैं। वह साधन है। आपको मॉक टेस्ट देते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे देखिए, पहला, आपका पैटर्न ऑफ मिस्टेक क्या है। आप ध्यान से जब मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो देखिए कि हर एक गलतियों का पैटर्न होता है। जैसे हो सकता है कि आपकी मानवीय त्रुटि के कारण आपके प्रश्न गलत हो रहे हो, या यह हो सकता है कि आपके अध्ययन में कोई ऐसा डार्क एरिया हो जहां से बार बार आपके प्रश्न गलत हो रहे हो, या हो सकता है कि आप जल्दबाजी में प्रश्न को ही सही से समझ ना पा रहे हो, या संभव है कि आप बुकलेट में बबल सही से नहीं भर पा रहे हो। तो इनकी पहचान शुरुआत में होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में प्रयोग करने का समय नहीं होता है। एक बड़ी समस्या और भी है, और वह है अध्ययन रणनीति का बढ़ता तकनीकीकरण, जिसके कारण आपका अधिक से अधिक ध्यान मटेरियल के कवरेज पर हो जाता है। आप उतना ध्यान विषय की सामान्य समझ विकसित करने पर नहीं देते हैं। कोई भी स्टूडेंट आज के दौर में कॉमन सेंस के बिना प्रीलिम्स परीक्षा नहीं पास कर सकता है, नहीं उत्तीर्ण कर सकता है। यह आप समझकर चलिए। आपको कॉमन सेंस अपना विकसित करना होगा। दूसरा, कई बार समय प्रबंधन प्रभावी न होने के कारण भी हम मजबूत स्थिति में रहते हुए भी खराब प्रदर्शन करके आ जाते हैं। इसके लिए भी मॉक टेस्ट में आपको वहां पर प्रैक्टिस करना होगा। आपकी स्टडी तभी प्रभावी हो पाएगी जब आप टारगेटेड तरीके से पढ़ते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा की तिथि से 1 माह पूर्व आपका ध्यान केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट पर होना चाहिए। अंतिम समय तक कुछ भी नया पढ़ने की आदत घातक हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट है तो चलो पढ़ लिया, पर अब यह कहिए कि पूरा एक टॉपिक ही अंत में आप पढ़ने में लगे हैं, तो यह कहीं से भी बेहतर रणनीति नहीं है। अंत में चलते चलते एग्जाम से पहले सेल्फ मोटिवेशन जरूरी होता है। नकारात्मकता से बचिए, बार बार खुद को बकअप करिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और देखिएगा कि सफलता निश्चित रूप से आपको मिलकर रहेगी अगर अपने आप पर आप भरोसा रखिए। और हमारा भी प्रयास इस कार्यक्रम के जरिए हिंदी माध्यम के पुराने गौरव को वापस लाना है। इसलिए यह कार्यक्रम 2 वे है।
यहाँ हम आपको कुछ डिलीवर करने जा रहे हैं, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, और दूसरी तरफ आपको भी ध्यान रखना होगा कि आप भी अपनी ऊर्जा को सही तरीके से सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करिए, जिससे हम दोनों लोगों का यह संयुक्त प्रयास वह अंतिम परिणाम के रूप में दिखे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।